हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू भौतिक ज्ञान। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मात्रक एवं मापन वाली यूनिट में अभ्यास 2 के अंतर्गत 2.11 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 2.12 क्वेश्चन नंबर। चलें इसे पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, सवाल करने से पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, तभी उसे हल करें। जितने आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी जल्दी हल कर लेंगे। घबराएं नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो निश्चित ही न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होंगे। पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान। पंसारी मीन्स जो किराने का सामान बेचता है, उसकी बात कर रहा है, या कोई सामान बेचने वाला व्यक्ति 2.300 किलोग्राम है। इसका हल में सबसे पहले दिया है इसका द्रव्यमान, डिब्बे का द्रव्यमान कितना दिया, 2.300 किलोग्राम, केजी में ही दिया। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान, सोने के 2 टुकड़े थे उसके पास, जिनका द्रव्यमान क्या है 20.15 किलोग्राम, यानी पहले टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, क्योंकि हमारा विमीय समांगता का नियम कहता है, या मात्रक समांगता का, कि जितने भी पद जोड़े जाएं या घटाए जाएं उनके मात्रक व विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इनके मात्रक विमा समान, जो किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 20.15 ग्राम बटे 1000 का भाग देकर भाग देते हैं, क्या आएगा 0. खिसक जाएगा 0.2015 ग्राम। ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम किस पर, दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान, मास ऑफ सेकंड पीस क्या होगा 20.17 ग्राम। इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, कितने का भाग देंगे 1000 का, तब वह काय में किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में हो गया ये चेंज। जब किलोग्राम में चेंज हो गया, इसको डिवाइड कर दें, क्या आता है 0.02017 kg, नॉट ग्राम इन केजी। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, डिब्बे का कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नंबर ए पर डिब्बे का कुल द्रव्यमान, उसी में रख दिए इन टुकड़ों को। कैसे निकालोगे कुल द्रव्यमान, इसको जोड़ो, खाली डिब्बे का द्रव्यमान, एक टुकड़े का द्रव्यमान प्लस दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान, जोड़ते हैं इनको 2.300 किलोग्राम, और साथ में क्या जोड़ेंगे प्लस 0.02015 kg, और क्या है 0.02017 kg। इन सबको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, जोड़ देते हैं, क्या आता है 12,304,3। अब देखें सार्थक अंक की दृष्टि से सबसे कम सार्थक अंक इसमें है 1, 2, 3, 4। इसमें सार्थक अंक 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे ज्यादा सार्थक अंक की दृष्टि से हमें कितने अंकों में लाना है, इसे 4 अंकों में। न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, डिब्बे के द्रव्यमान में 4 हैं, अतः उत्तर 4 सार्थक अंकों में होना चाहिए।
इसके लिए संख्या का क्या करेंगे, पूर्णांकन करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना आएगा, करें राउंड ऑफ। देखें राउंड ऑफ करते समय इसे हटाएंगे कुछ नहीं बढ़ेगा, इसे हटाएंगे कुछ नहीं, अब हटाएंगे क्या बच जाएगा 2.340 किलोग्राम। 4 हो गए, 1 2 3 4 साल तक अंक हो गए। उत्तर यही होगा, हमारा आंसर जो आएगा वही सार्थक अंक की दृष्टि से सही होगा। ठीक है, अब बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में क्या कहा, उचित सार्थक अंकों तक टुकड़े के द्रव्यमानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम चाहे तो किलोग्राम में घटा लें, वापस ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राम में घटाने में फ़ायदा है, दोनों को ग्राम में दिया गया था हमें। तो क्या टुकड़ों के द्रव्यमानों का अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़ा क्या है 20.17 ग्राम, माइनस कर दो 20.15 ग्राम, उत्तर आ जाएगा 0.02 ग्राम। सही है, क्यों 2 अंकों तक ही है, अगर हम बात करें 2 अंकों तक बिल्कुल सही है, आंसर यही होगा सार्थक अंक। ठीक है, दोनों उत्तर आ गए सामने, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सामान्य रूप से पीछे भी किए हैं आपने छोटी कक्षाओं में, 3 चीज़ें दी, उनका कुल द्रव्यमान जोड़ना था, अंतर ज्ञात करना है तो क्या करना है, घटाना है। बढ़ते हैं 2.13 की ओर। जाने इसको, कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग राशियों A B C D से इस प्रकार संबंधित है। यानी जो संबंधित है वो जो P है वो A B C D से इस तरह से सूत्र से क्या है, संबंधित है। अब क्या कहा, A B C D के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1% यानी P के मापन में प्रतिशत, A के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1, B के लिए प्रतिशत त्रुटि 3, C के लिए 4, D के लिए 2 है। राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, पहले इतना ही जानते हैं, इसको हल करते हैं। इसे हम सूत्र है P बराबर AQ B² /C × D। प्रतिशत त्रुटि जब निकालते थे P में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा P/P × 100 निकालेंगे। डेल्टा P/P क्या होता, जो घातांक होती थी वो आगे आ जाती 3, डेल्टा A/A × 100 प्लस 2 घात आगे आ जाएगी, डेल्टा B/B × 100। ठीक है, जब रूट मीन्स 1/2 तो 1/2 पावर आगे आएगी, डेल्टा C/C × 100 प्लस की ही होती, त्रुटि हमेशा क्या होती थी, जुड़ती थी, प्लस और एक जोड़ लें, इसके बाद क्या आएगा, डेल्टा D/D × 100। ये A में प्रतिशत त्रुटि, B में प्रतिशत त्रुटि, C में प्रतिशत त्रुटि, D में, तो हम इसे लिख सकते हैं P में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 × A में प्रतिशत त्रुटि, A में प्रतिशत त्रुटि दी कितने, 1%। ठीक है, प्लस 2 × B में प्रतिशत त्रुटि 3%, प्लस C मीन्स 1/2, C में प्रतिशत त्रुटि 4%, प्लस D में प्रतिशत त्रुटि 2%। ये कितना हो गया, 3%, 6% प्लस 2% प्लस 2%, टोटल आ गया कितना, 13%। पहला आंसर यही होगा, उत्तर 1 होगा। ठीक है, कंफर्म। अब क्या कह रहे हैं वो सेकंड पार्ट को, यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके, इस संबंध का प्रयोग करके त्रुटि कितने आई, 13%, सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 2 है। सार्थक अंक कितने इसमें, 2।
इसी संबंध का प्रयोग करना है जिससे अपन परिकलन मान P आता है। P का जो मान दिया, P बराबर दिया 3.763 दिया अपन को P की वैल्यू। क्या आप इसे निकटतम करेंगे? तो अब देखो जरा इसको, अगर हम इससे त्रुटि निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको यूज करके, तो इसमें सार्थक अंक 2 हैं और इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। अगर हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्तर कितने सार्थक अंक में होना चाहिए? 2। हमने पीछे बताया अगर किसी कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूनतम जो होते उसमें उत्तर देते, तो हमें इसे निकटतम करना पड़ेगा। तो अपने परिमाण का मान किस मान तक निकट, तो कितने अंक तक? अतः यह मान, या हम कहें उपयुक्त गणना में सार्थक अंक कितने हैं? 2। ऐसे लिखना चाहिए हमें, उपर्युक्त गणना में सार्थक अंक न्यूनतम कितने हैं? 2 हैं। अतः P की गणना, P का मान 2 सार्थक अंक तक होना चाहिए। चलिए, होना चाहिए तो करना चाहिए, हमें करते हैं। अतः P को पूर्णांकन करने पर, करें P का पूर्णांकन, जे हटेगा कुछ नहीं बढ़ेगा, इधर 6 का 6 ही रहेगा, 6 हटाओगे 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा? यही आंसर होना चाहिए। कन्फर्म है ना? बिल्कुल। यानी P का मान 3.8 होना चाहिए। निकटतम कैसे करेंगे, कितना करेंगे, तो इतने तक हम अपना आंसर P को मानेंगे। यह आंसर हमारे हिसाब से हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो P दिया वो इतना, जबकि हमारा P में त्रुटि 2 सार्थक अंक तक, तो हमारा उत्तर भी कि जो P होना चाहिए वो 2 सार्थक अंक तक होना चाहिए। तो इसका निकटतम हम 2 सार्थक अंक तक करेंगे तो इसका उत्तर होगा 3.8। ठीक है, चलते हैं 2.14 की ओर। किसी पुस्तक में जिसकी छपाई में अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 विभिन्न सूत्र दिए गए हैं। कितने सूत्र दिए गए? 4। वो सूत्र क्या है? y बराबर a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, y बराबर a साइन बी टी, y बराबर a अपॉन टी साइन a अपॉन टी, y बराबर a रूट 2 साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। a कण का आयाम है, जहाँ जहाँ a लिखा है वो कण का आयाम है। ठीक है, यह अधिकतम विस्थापन। v कण की चाल, v जो है वो कण की क्या है? चाल। t गति का आवर्तकाल। विमीय आधार पर गलत सूत्रों को निकालिए। देखो इन चारों सूत्रों में इसकी तो विमा मीटर आएगी, इसकी भी मीटर आ रही, जो भी कमी है वो इसमें होनी चाहिए। यह साइन है, साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी विमाहीन होना चाहिए। ये विमाहीन होना चाहिए, ये विमाहीन होना चाहिए, यह विमाहीन होना चाहिए, ये विमाहीन। क्यों? साइन कॉस टेन इत्यादि की विमाएँ नहीं होती हैं, तो ये विमाहीन होना चाहिए। अगर ये विमाहीन है तो इसके ये वाले फैक्टर भी विमाहीन होना चाहिए। ये तो है विमाहीन। 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी निकालो, क्या आएगा? 2 पाई की कोई विमा नहीं का विमीय सूत्र निकालें जरा, क्या आएगा? 2 पाई का कोई नहीं, टी का क्या होगा? टी और समय का टी आवर्तकाल है, तो विमाहीन आएगी। ये विमाहीन, ये विमाहीन है तो ये पूरा समीकरण बिल्कुल सही है। बी टी निकालो, ये विमाहीन नहीं है। वेग का एल टी पावर -1, समय का टी, क्या आएगा इसका? विमाहीन एल। विमाहीन नहीं है, ये विमाहीन नहीं है, यानी ये वाला पद विमाहीन होना चाहिए, जबकि पूरा ये विमाहीन तो ये भी विमाहीन, यानी ये गलत है विमीय दृष्टि से। ऐसे ही इसमें निकालो टी अपॉन ए का विमीय सूत्र निकालें जरा। टी ए माने आयाम एल, इसकी भी विमा आ रही,
l पावर -1 t, यानी ये भी गलत है। क्यों? इसे क्या होना चाहिए था? विमाहीन। जे विमाहीन है और जे भी विमाहीन है, तो विमीय दृष्टि से यह दोनों समीकरण सही है, जबकि ये दोनों समीकरण गलत हैं। क्या लिखेंगे हम? चारों समीकरणों में b और c के bt और a/t विमाहीन नहीं हैं, अतः विमीय दृष्टि से यह दोनों समीकरण क्या हैं? गलत हैं, जबकि ये दोनों समीकरण सही है। विमीय दृष्टि से y बराबर a साइन bt व y बराबर a/t साइन t/a गलत समीकरण है। इन्हीं को निकालना था, यही उत्तर होगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है साइन कॉस टेन विमाहीन होने चाहिए। उनके जो अंदर कोण है, ये भी तो कोण है, कोण की विमा कहाँ होती? तो इसकी विमा नहीं आ रही विमाहीन, ये विमाहीन, तो ये तो सही है विमीय दृष्टि से, लेकिन इनकी विमाएँ आ रही जो कि गलत है। ठीक है, चलते हैं 2.15 की ओर। क्वेश्चन 2.15 इसको जानते हैं, हल करते हैं इसका। भौतिकी का एक प्रश्न संबंध जिसका किसी कण के चल द्रव्यमान माने मूविंग मास, जो द्रव्यमान समय पर यानी गति पर निर्भर करे उसे मूविंग मास कह रहे हैं। m ब्राह्म द्रव्यमान m0 है, तो दोनों द्रव्यमान, इनकी चाल b और प्रकाश की चाल c, यानी ये दोनों क्या है? चालें हैं। ये दोनों क्या है? द्रव्यमान के बीच है। वो संबंध क्या है? m बराबर कुछ है, मतलब अभी बाद में देखते हैं। यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो उनका आपेक्षिकता का सिद्धांत था उसमें प्राप्त हुआ था। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, लेकिन स्थिरांक c को लगाना भूल जाए, यानी इसमें c नहीं लगा हुआ है कहीं ना कहीं। अनुमान लगाइए कि c कहाँ लगेगा, इसको हमें अनुमान बताना है कि c कहाँ लगेगा, इसको समझें हम। देखो क्या संबंध छात्र द्वारा लिखा गया संबंध, छात्र द्वारा लिखा गया संबंध क्या है? m बराबर m0/1 - b² की पावर 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - b² की पावर 1/2 बराबर m0/m। ये क्या है? विमाहीन। क्यों? ऊपर द्रव्यमान नीचे द्रव्यमान, तो ये क्या होना चाहिए? विमाहीन। इस समीकरण में m0/m बराबर विमाहीन। विमाहीन कैसे? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान से द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी? कट जाएगी, तो विमाहीन। अतः 1 - b² की पावर 1/2 भी क्या होना चाहिए? विमाहीन होना चाहिए। अब हम इसे विमाहीन करना चाहते हैं। सोचो c कहाँ लगाएं? यहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों? उसी विमा में से उसी विमा को घटाएंगे तो वही बचती है, इसलिए यहाँ c नहीं। अब c कहाँ लगाएंगे जो विमाहीन हो जाए? इसके लिए ऐसा करने के लिए 1 - b² की पावर 1/2 को निम्न को इस प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 - b² की पावर 1/2। क्यों? जे विमाहीन पूरा पद विमाहीन, जे भी चाल है और जे भी चाल है, तो यानी अतः सही संबंध m बराबर m0/1 - b² की पावर 1/2 होना चाहिए। यही आंसर होगा। क्या कहा था उसने? आपसे सिंपल सी बात कही कि बताइए c कहाँ लगाएं, तो c को हमें b²
हमसे ये कहा था कि सी कहाँ लगाएं, तो सी को हमें बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह, तो ये विमाहीन हो जाएगा, दोनों तरफ की विमा विमाहीन, समीकरण सत्य हो जाएगा। अब इस तरफ की विमा निकाल लो और इस तरफ की बराबर आ जाएंगी, समीकरण क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.16 व क्वेश्चन नंबर 2.17, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ समझते हैं। दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट हैं, जुड़े हैं। परमाणिक स्केल पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। परमाणिक स्केल से मतलब परमाणु को मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, नैनो एंगस्ट्रॉम इत्यादि में, तो एंगस्ट्रॉम में सुविधाजनक इन्होंने कहा। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर दिया है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप, देखिए यहाँ वर्ड लिखा परमाणु, परमाणु का आमाप माने परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आमाप। एक हाइड्रोजन में अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो यहाँ दी परमाणु की त्रिज्या, तो हाइड्रोजन परमाणु का आमाप माने परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, ध्यान रखेंगे। अगर वो अणु कहता तो हमें उसे 2 होते एक अणु में, तो 2 की त्रिज्या अणु, तो 2 का भाग देना पड़ता, वो आगे मिलेगा तब उस चीज़ को जानेंगे। कितनी दे दी उसने, कहीं दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हटाओ, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, परमाणु के 1 मोल का आयतन मीन्स मीटर क्यूब में कुल आणविक आयतन कितना होगा। 1 मोल में, पहले तो हमें 1 परमाणु का आयतन चाहिए, तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का आयतन, हाइड्रोजन परमाणु गोलाकार और गोले का आयतन 4/3 πr3, 4/3 पाई मीन्स 3.14, 0.5 × 10⁻⁻10 का होल क्यूब। ठीक है, कन्फर्म है, इतनी सी बात, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल आराम से इसे सॉल्व करें। क्या होगा, इसको सॉल्व करें, 5.23 × 10⁻31 मीटर क्यूब आता है। कितना आता है, 5.23 × 10⁻3। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे, निश्चित ही आ जाएगा, उसमें समय बर्बाद ना करते हुए सीधा आपको बता। ठीक है, इतना आ जाए। अब गौर करें, हाइड्रोजन क्या याद करना है, 1 मोल का आयतन, हाइड्रोजन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, जानते हैं आप, 1 मोल में आवागाद्रो संख्या के बराबर, और आवागाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.23 × 10⁻23 होती है। तो 1 मोल में परमाणु संख्या थी, 1 मोल का आयतन, 1 अणु का आयतन इतना है, तो 1 मोल का आणविक आयतन क्या होगा, अणुओं की संख्या गुणे 1 अणु का आयतन। ठीक है, अणुओं की संख्या कितनी है, 6.023 × 10⁻23, और ये कितनी आई अपनी, 5.23 × 10⁻31। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पे यह उत्तर आएगा 3.15 × 10⁻7। ठीक है, वो भी 31 से माइनस के आएंगे ये मीटर क्यूब, यानी यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपना 1 मोल में अणुओं की संख्या। क्या निकल आई अपनी, 1 मोल में अणुओं की संख्या। अब आते हैं हम इसके सेकंड 2.17 पर। किसी आदर्श गैस के 1 मोल अणु मानक ताप व दाब पर आयतन, यानी क्या दिया हमें, अणुक आयतन दिया, किसका,
किसका 1 मोल हाइड्रोजन का अणुक आयतन कितना दिया? अणुक आयतन 22.4 लीटर। कितने मोल? क्या एनटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप व दाब पर 1 मोल हाइड्रोजन का अणुक आयतन दिया 22.4, ये लीटर था, 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 10⁻³ अब क्या कहा? हाइड्रोजन ग्राम अणुक आयतन तथा 1 मोल के परमाणुक आयतन। कितने मोल? 1 मोल का परमाणुक आयतन, ये अणु का आयतन दिया। हमें किसका आयतन चाहिए? परमाणु। परमाणु की त्रिज्या चाहिए। यहाँ देखो अणु का व्यास दिया, त्रिज्या दी 1 एंगस्ट्रॉम, तो परमाणु का 0.5 हो जाएगा। वही सॉल्व करोगे कितना आएगा? यही आएगा। कितना है? 3.15 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। कौन से क्वेश्चन से आया ये? 2.16। इसलिए एक साथ किए जी, हमें सॉल्विंग नहीं करनी पड़ी। हम यहाँ करते तो यही होता। हाइड्रोजन परमाणु का 1 एंगस्ट्रॉम, तो उसके अणु का है वो, परमाणु का करते 0.5 एंगस्ट्रॉम हो जाता। जो निकालते आणविक आयतन आ जाता, मीन्स परमाणुक आयतन, सॉरी कुल आणविक, 1 मोल का कुल आणविक आयतन, एक ही बात है। ठीक है, परमाणु का आयतन आ जाता, इतना ही आता परमाणुओं का आयतन। ठीक है, जब परमाणुओं का आयतन आ गया हमारे पास, तो जब परमाणुओं का आयतन आ गया तो क्या निकालना है? इनका अनुपात। क्या ज्ञात करना हमें? इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? अणुक आयतन बटे 1 मोल का परमाणुवीय आयतन। चले सॉल्व करते हैं। जो कितना है? 22.4 × 10⁻³ है, कितना है? 3.15 × 10⁻⁷। ठीक है, मीटर क्यूब में है दोनों। इसको हम सॉल्व करें, यह आता है 7.11 × 10⁴। कितना आता है? 7 सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। इस प्रकार से इनके अणुओं का आयतन, यानी अणुक और परमाणुओं के आयतन में परमाणुक आयतन इतना है। इसमें कौन अधिक है? यानी ये बटे में 1 हो गया, सीधी सी बात। तो अणुक आयतन अनुपात परमाणुक आयतन बराबर 7.11 × 10⁴ अनुपात 1। इतना ज़्यादा क्यों है? क्वेश्चन ये कहा गया इतना ज़्यादा इसलिए है कि अणु का आयतन इसलिए ज़्यादा है, जब अणु बना तो परमाणुओं के बीच अंतराल अधिक होगा, परमाणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, जिसके कारण गैप ज़्यादा होने के कारण अणुओं का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। यानी एक अणु बनाने में कई परमाणु लगे होंगे, यह परमाणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो अणुओं का आयतन जो आएगा, अणु जो परमाणुओं से मिलकर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यह अनुपात ज़्यादा है। तो सीधा सीधा आंसर लिखेंगे कि यहाँ पर यह अनुपात इसलिए अधिक है क्योंकि परमाणुओं के बीच की दूरी के बीच, परमाणुओं के बीच वायु का अंतराल है, तो अणुक में वायु का अंतराल भी आ रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2.18 क्या कहता है? इस समान प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यदि आप तीव्र गति से गतिमान हैं, किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हैं, हम एक रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं और खिड़की से कहाँ की ओर देखते हैं? बाहर की ओर। तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, हमारे आसपास रेलगाड़ी के समीप पेड़, मकान इत्यादि जो होंगे वो हमें कहाँ को जाते हुए दिखाई देते हैं? पीछे को। ठीक है। परंतु दूरस्थ पिंड जैसे पहाड़, चंद्रमा, तारे इत्यादि स्थिर प्रतीत होते हैं वास्तव में, क्योंकि आपको ज्ञात है कि आप चल रहे हैं, इसलिए यह दूरस्थ वस्तुएं आपके साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं। सीधी सी बात है। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, हमारी रेलगाड़ी के समीप एक मकान था या एक पेड़ था, हमने रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर को देखा तो पास की वस्तु हमें पीछे को एकदम जाती हुई दिखाई। प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति और तेजी से पीछे को जाता हुआ दिखाई दिया, जबकि
पहाड़ जो दूर था, कोई दूर स्थित मकान था या बहुत दूर स्थित एक बड़ा पिंड था, पहाड़ इत्यादि जैसी चीज़ें, वो हमें क्या दिखाई दे रही थी, हमारे साथ चलती हुई नजर। ऐसा अंतर क्यों? हमें मालूम है हम चल रहे हैं आगे की ओर, लेकिन कुछ वस्तुएं हमें पीछे को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ वस्तुएं हमारे साथ चलती हुई या स्थिर। चलिए इसके हल को समझें। क्या है, जब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो उस वस्तु की गति हमारी चाल पर डिपेंड नहीं करती। हम जानते हैं v बराबर आर ओमेगा, यह फार्मूला भी अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जहाँ v क्या है, रेखीय वेग, r दूरी है, ओमेगा कोणीय वेग। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, v अपॉन r। यानी जो बाहर स्थित वस्तुएं हैं उनकी जो हमें गति दिखाई दे रही है, वास्तविकता हम वस्तुओं को देखते हैं वो कोणीय वेग पर डिपेंड करती हैं। क्या हो रहा है, जो वस्तुएं हमारे पास हैं, जो वस्तुएं हमारे पास हैं उनके लिए r का मान कम होगा, तो यानी ओमेगा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ओमेगा का मान ज़्यादा हो जाएगा तो उनका जो कोण बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, हमें वो पीछे को हटती हुई, क्यों हम आगे को जा रहे हैं तो उसके प्रति जो कोण होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पास की वस्तुओं के कोणीय वेग ज़्यादा होते हैं, अतः वह हमें पीछे को हटती हुई दिखाई देती हैं, जबकि दूर स्थित वस्तु जो होगी उसके लिए r का मान ज़्यादा होगा, ओमेगा का मान कम होगा, कोणीय वेग का मान कम होगा, तो वह हमें स्थिर प्रतीत होंगी, कोई कोण, बहुत कम कोण बनता हुआ दिखाई देगा। बात क्लियर है? पास की वस्तुओं के लिए कोणीय वेग ज़्यादा होता है, अर्थात उनका कोणीय आमाप, कोण जो होता है वो ज़्यादा होने की वजह से हमें एकदम वह पीछे को, जो ये वस्तुएं हमें चलती हुई प्रतीत हो रही हैं वो कौन से वेग के कारण, कोणीय। पास की वस्तुओं का कोणीय वेग ज़्यादा है जिसके कारण वह हमें पीछे को हटती हुई दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुओं का कोणीय वेग हमारे सापेक्ष क्या है, कम है, इसलिए वह वस्तुएं हमें स्थिर प्रतीत होती हैं या हमारे साथ चलती हुई ज़्यादा देर तक हमें दिखाई देती हैं। क्लियर है ना? तो अब ध्यान रखेंगे, जब भी ट्रेन से यात्रा करेंगे इस बात को सोचेंगे, यह वस्तु पीछे को क्यों जा रही है, क्योंकि उस वस्तु का हमारे सापेक्ष कोणीय वेग क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए तेजी से पीछे चली जाती हुई दिखी, प्रतीत हुई, जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत। दूर की वस्तु तारा, चंद्रमा, पहाड़ इत्यादि, उनके कोणीय वेग हमारे सापेक्ष क्या है, बहुत कम है, इसलिए वह हमें क्या होती हैं, देर तक दिखाई देती हैं, हमारे कोण के बीच ज़्यादा देर तक स्थिर दिखाई देती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2.19। बच्चों यह क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, देखने में बड़ा है, पहले तो क्वेश्चनों की किन किन लाइनों का कहाँ मतलब क्या है इसे समझेंगे। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा आप उसका उत्तर सही नहीं दे सकते, इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रहे हैं, तभी उसे आपको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, समीपी तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए अनुभाग 2.31 मीन्स इसी चैप्टर का 2.3 का पहला भाग है, में दिए गए लामबंद सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। लामबंद विधि हमने पीछे पढ़ी, उसका वीडियो देखें, तैयार करें। ठीक है, सूर्य के परिता अपनी कक्षा में 6 महीनों के अंतराल पर पृथ्वी को अपने 2 स्थानों को मिलाने वाली आधार रेखा ए भी है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है, 1 साल में। यहाँ वो क्या कह रहे हैं, 6 महीनों में क्या करेगी, आधा चक्कर लगाएगी। यहाँ पर हम इसे ऐसे समझें, यह सूर्य है हमारा, इसके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, सूर्य मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, पृथ्वी यहाँ भी है और यहाँ 6 महीने में इधर से इधर आएगी, यानी आधा चक्कर लगाएगी। यह डिस्टेंस जो होगी ये दी है, कितनी है, ए बी है, यानी ए और ये क्या हो गया, बी, अर्थात आधा रेखा पृथ्वी की कक्षा का व्यास है। देखा, 3 लाइनें केवल इतनी सी बात समझाने में चली गई कि लामबंद विधि हम जानते हैं। फिर उसने कहा सूर्य के चारों पृथ्वी घूम रही है, 6 महीने में आधा रेखा क्या आ रही, ए बी, यानी व्यास हो गया। ए बी बराबर
ए बी बराबर कितना दिया, कितना है 3 गुणे 10 की घात 11 मीटर, लगभग इतना है, क्योंकि फिक्स दूरी नहीं माप सकते, लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो एस बी बराबर क्या होगी 3 × 10⁻11/2 यानी 1.5 × 10⁻11 मीटर। कन्फर्म। अब चले आगे, यहाँ तक निपट गए थे। लेकिन चूंकि निकटतम तारे भी इतनी दूरी पर हैं कि वह अपनी इतनी लंबी आधार रेखा होने पर भी वह चाप के केवल 1 सेकंड कोण जो है 1 सेकंड का कोटि का लांबन प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसे कहीं से देखें तो इसका जो चाप है यानी इसका जो भाग है वो केवल कितने 1 सेकंड का प्रदर्शित। खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है। यह किसी पिंड की वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर है। यानी ये कोई एक अन्य पिंड है, कहीं मान लें यह पिंड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस पिंड की पृथ्वी से जो दूरी है, ये पृथ्वी से थोड़ा सा नीचे को जाना चाहिए, जी कितने पारसेक के 1 पारसेक के बराबर है। ठीक है, वह दूरी है जो 1 पारसेक के बराबर, मत आधार रेखा कहाँ गए, यह किसी पिंड की वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा, यानी इसका आधार जे बनाया जाए के 2 विपरीत सूर्य और पृथ्वी, जे अपनी पृथ्वी अर्थ, सूर्य और पृथ्वी, जे सूर्य हो गया, जे पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के 2 विपरीत किनारों के चाप, सूर्य और पृथ्वी के आधार रेखा जो हो गई 1 अंश का लांबन व्यक्त करता है। यानी इनके बीच का जो कोण है वो कितने अंश का है, 1 अंश का है। सूर्य पे जाके मिलानी चाहिए हमें, जे कितने अंश का है, ये कोण 1 अंश का है। क्या ज्ञात करना है, सेकंड पारसेक कितना होगा, पारसेक माने इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात। ये समझ रहे हो कितना दिया 1.5 × 10⁻11 मीटर, यहाँ से यहाँ, समझ गए क्या करना है, कोण दिया, चाप दिया, पारसेक हमें ज्ञात करना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बस कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है। एस भी दिया, फिर से एक बार इस सवाल को पूरा रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, समीपवर्ती तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए अनुभाग 2.31 में दिए गए लांबन विधि का सिद्धांत का प्रयोग। लांबन विधि में हमने पढ़ा था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, 2 विभिन्न स्थितियों के बीच की दूरी पता कर लो, कोण तो हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य के परिता अपनी कक्षा में 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी अपने 6 महीने पे व्यास के बराबर तो घूमेगी कक्षा का। ठीक है, ये पूरा चक्कर 1 साल में लगाती तो 6 महीने में यहाँ से यहाँ तक तो ये व्यास कहलाया। ठीक है, इतने मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 × 10 की घात 11, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 का भाग देके हमें पता चल जाए। लेकिन चूंकि निकटतम तारे भी इतने दूर हैं, माने पास के तारे भी इस कक्षा से इतने दूर हैं कि इतनी लंबी आधार रेखा होने पर वो चाप के केवल 1 सेकंड का कोटिमान, यानी तारे भी इतनी दूर हैं कि अगर इस चाप से हम कोटिमान बनाएंगे तो केवल कितने का कोण बनेगा, 1 सेकंड का। खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है, मीन्स जो लंबाई का मात्रक इन्होंने कहा पारसेक। अब पारसेक क्या है, यह किसी पिंड की वह दूरी है, पिंड हमने ये माना, जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा, जे आधार रेखा लिए के 2 विपरीत किनारे, इनके 2 विपरीत किनारे लिए के चाप, इन दोनों के चाप, इन दोनों का चाप 1 अंश का लांबन, यानी जो कोण बनाती है वो कितने अंश का बनाती है, कोण। हमें पारसेक का मान क्या करना है, क्या, सीधी सी बात। सबसे पहले हमें कोण दिया, कोण कितना दिया, 1 सेकंड। 1 सेकंड, सेकंड को बदलो मिनट में, 60 का भाग देंगे मिनट को, सेकंड था जी, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड है, हाँ। 60 का भाग देंगे जी, किस चीज़ में बदल जाएगा, अंश में। अब अंश को रेडियन में बदलो, 3600 हो गया जी, गुणे पाई बटे 180 रेडियन।
ठीक है, हमने क्या किया, पाई बटे 180 रेडियन में इसे क्या कर लिया, कन्वर्ट। अब क्या लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण कितना है, जो लिखा हुआ है 1/360 मतलब 3600 सॉरी, पाई बटे 180। ठीक है, आगे चलो, चाप, चाप कहाँ है, चाप जो कहलाएगा SB, SB का मान 1.5 × 10⁻11। ठीक है, आगे बढ़े, और त्रिज्या, त्रिज्या यही कहलाएगी, त्रिज्या कितनी है, 1 पारसेक। हमें पारसेक का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, 1 पारसेक बराबर, जी यहाँ आ जाएगा इसका 1.5 × 10⁻11 × 3 × 180 अपॉन पाई, पाई का मान 3.14। ठीक है ना, कन्फर्म इतनी सी बात। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, वो आएगा 3.09 के आसपास 10⁻16 मीटर, जो कि लगभग 3.1 लिख दें, और 10⁻16 मीटर आंसर होगा। यानी 1 पारसेक बराबर 3.1 और 10⁻16 मीटर होगा। कन्फर्म है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसने कहा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 6 महीने में 3 × 10⁻11, तो उसका कक्षा का त्रिज्या हो गई इतना। अब वो कह रहे हैं, अब जो दूरी नापी जाती है किसी पिंड की वो 1 पारसेक है, जबकि इस पर इसका सूर्य और पृथ्वी जो है आधार रेखा वो 1 अंश का कोण बना रही है, कोण बराबर चाप। सवाल देखने में बड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया, जैसे लामबन विधि का बताया गया। उसके बाद आपको बताया गया सूर्य के चारों पृथ्वी 1 वर्ष में घूमती है, तो 6 महीने में व्यास के बराबर घूमेगी। तो हमें त्रिज्या दूर स्थित है, तो कोण बहुत छोटा होगा। जब कोण छोटा है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाओ। यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस लगभग क्या होंगी, बराबर। ठीक है ना, कन्फर्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.20, क्वेश्चन क्या कहता है पहले से समझें। हमारे सौर परिवार माने पृथ्वी, सूर्य, तारे इत्यादि, ठीक है, से एक निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर हम इसको बात करें 1 प्रकाश वर्ष, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर लाइट ईयर, जिसे हमने कहा लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर होता है। हमने पीछे थ्योरी में भी पढ़ा, 1 प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इतनी बात जाने। अब आगे चलें, पारसेक में यह दूरी कितनी है। पारसेक भी लंबाई का मात्रक, खगोलीय मापन दूरियों का मात्रक है। खगोलीय दूरियां हम किस चीज़ में नापते हैं, पारसेक। इससे पहले वाले सवाल में भी हमने पारसेक, और 1 पारसेक बराबर होता है 3.09 या 8 × 10⁻16 मीटर। ध्यान रखेंगे, पारसेक प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक हैं। खगोलीय पिंडों की दूरी हम किस में, पारसेक या प्रकाश वर्ष में क्या करते हैं, मापते हैं। चलते हैं। पहले क्या कहा, हमारे परिवार के निकटतम तारा, निकटतम सबसे पास में जो तारा है वो तो क्या दी दूरी, निकटतम तारे की दूरी कितनी दी, 4.29 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को पहले मीटर में कन्वर्ट करें, 4.29 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, इस दूरी को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट किया, मीटर में। चाहिए किस चीज़ में है, पारसेक में। अब मीटर को पारसेक में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ा, इतने का भाग दे दें। तो क्या करेंगे, 4.29 × 9.46
इंटू 10 टू पावर 15 अपॉन 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 पारसेक। क्या किया हमने, मीटर में था, मीटर को पारसेक में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, और इस भाग को हम कन्वर्ट करेंगे 1.32 पारसेक आता है। सॉल्व हमने पहले ही करके रख लिया इसलिए, ठीक है, इसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। आप गुणा भाग करेंगे आ जाएगा, तो उसमें समय खर्च होगा। ये सामान्य जानकारी है जो आप लोग जानते हैं, गुणा भाग इत्यादि कर सकते हैं, घातों को हल कर सकते हैं, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। यह तारा अल्फा सेंटोरी नाम का, यानी हमारे पास सबसे नज़दीक में जो तारा है उस तारे का नाम क्या है, अल्फा सेंटोरी नामक। देखिए कितनी बड़ी जानकारी दी, एक क्वेश्चन ही में दी आपको। यही एनसीईआरटी की खासियत है कि छोटी छोटी बातें आपको सवालों में ऐसे बताता है जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो। क्या है इसमें, अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रकाश सौर परिवार में सबसे निकटतम तारा कौन है, तो आंसर लिखा है अल्फा सेंटोरी नामक। अल्फा सेंटोरी तारा है जो हमारे सूर्य मंडल में यानी सौर परिवार में सबसे निकटतम है हमसे। चलिए, तब कितना लांबन प्रदर्शित करेगा, लांबन माने कोण, लांबन माने कोण प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल पर है देखा जाता है। यानी पृथ्वी के 6 महीने, अभी थोड़ी देर पहले पृथ्वी का 6 महीने का अंतराल मीन्स कहने का पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। यह सूर्य है, यहाँ पे है पृथ्वी का एक अंतराल 6 महीना माने उसका व्यास, यहाँ से देखा गया एक बार यहाँ से देखा गया, ठीक है। किसको, इस तारे ओ को सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी नामक तारा, ठीक है। 6 महीने पहले यहाँ से देखा और यहाँ से, इस समय जब देखा गया तो ये कितना अंतराल है, यह कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यह दूरी जो दी गई सौरमंडल में, यह दूरी कितनी दी गई 4.29 पारसेक। यानी हमारे पास चाहे सूर्य से निकाल लो इसकी, वो लिखना चाहिए S2 हो जाए, चाहे तो हम इससे निकाल लें ये मान और ये मान लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है थीटा, चाप कितना है ई डैश, त्रिज्या कितनी है, यह मान दिया है, यह मान दिया है या नहीं, आंसर नहीं दिया है तो हम बता दें आपको, इससे पहले वाले प्रश्न में इसका मान दिया गया था। त्रिज्या कितनी हो गई 4.29 पारसेक, यही होगा। चलिए मान रखते हैं, और ई डैश का मान 3 इंटू 10 टू पावर 11, 3 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। पीछे सवाल में हमने दिया, वैसे सवाल जब पेपर में आएगा तो यह मान दिया जाएगा कि इनके बीच की दूरी 6 × 10⁻11 मीटर होती है। चलो, पारसेक को भी मीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा, क्यों, सब मीटर में रखेंगे। 4.29 पारसेक, देखें जरा, एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू पावर 16, तो 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। यह मान रेडियन में आएगा क्योंकि यह भी मीटर, एंगल आएगा। इस एंगल को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर 0.0734, ठीक है, 0.0739 आता है इंटू 10 टू पावर -4 रेडियन आता है। या तो आंसर हम रेडियन में देना चाहें तो ठीक है, लेकिन आंसर हमें मिनट में दिया या सेकंड में दिया या अंश में दिया तो हमें वहाँ जाना। यहाँ हम सेकंड में कहा, बहुत छोटा कोण है ये, इसलिए हम इसे सेकंड में निकाल रहे हैं। 0.0739 10 की पावर -4। चलिए, रेडियन को पहले डिग्री में बदलते हैं, कितने का गुणा करते हैं 180/π, कन्वर्ट हो गया डिग्री में, ठीक है। अब इस डिग्री को हम मिनट में बदलते हैं, 0.739 इंटू 10 टू पावर -4, 180/π और 60 इंटू 60, तो
तो ये आंसर हमारा सेकंड में आएगा 1.52 सेकंड। यानी इतने का चाप बनेगा। यह कोण जो होगा लंबन होगा 1.52 सेकंड का होगा। गुणा भाग आप अवश्य करें। यहाँ पाई का मान कितना रखेंगे, 3.14 रखेंगे। इन सब भागों को, इन सब चीज़ों को गुणा करेंगे 1.52 आएगा। या कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, इसलिए ऐसा। ठीक है, आप कर लेंगे, हमें रटे नहीं, इन चीज़ों को सॉल्व करें आप, निश्चित ही इतना उत्तर आपको प्राप्त होगा। इतना समय नहीं कि हम इनको सॉल्व करें, आप जरूर एक बार करके अवश्य देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.21 भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन विज्ञान की आवश्यकता है। वास्तविकता सत्य है, हम जितना अच्छा शोधन करेंगे हमारी विज्ञान उतने अच्छे रिजल्ट देगी। उदाहरण के लिए किसी शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही छोटे समय अंतरालों पर इसकी स्थिति पता लगाना की कोई भी यथार्थ विधि होनी चाहिए। मतलब क्या कि हम शत्रु के लड़ाकू विमान को उड़ाना चाहते हैं तो सही टाइमिंग होना चाहिए कि हमारी किरणें जो हैं वो उस जहाज़ पर जा सकें, उसको क्या कर सकें, नष्ट कर सकें या उससे ट्यूनिंग बैठा सकें। ठीक है, अब क्या कहा उसके बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में रेडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही था। बिल्कुल सही बात है कि टाइमिंग, समय अंतराल हम जितने शुद्ध मापेंगे तो समय अंतराल का जब छोटे से बहुत सूक्ष्म समय अंतराल होगा, उस सूक्ष्म समय अंतराल में हम सही स्थिति को बता पाएंगे और हम अपना रिजल्ट ज़्यादा सही निकाल पाएंगे। आधुनिक विज्ञान के उन विभिन्न उदाहरणों को सोचिए, आज के विज्ञान के उन उदाहरणों को सोचिए जिनमें लंबाई, समय, द्रव्यमान, तीन चीज़ें कहा उसने। क्या क्या कही उसने? लंबाई, दूसरा समय और तीसरा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान आदि के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। अन्य जिस किसी विषयों में भी आप बता सकते हैं, परिशुद्धता का मात्रात्मक धारणा दीजिए। यानी इन्हें हमें कब किन किन स्थानों पर बहुत शुद्ध मापने की आवश्यकता है, इस चीज़ों को जाननी है। अगर हम लंबाई की बात करें, हम क्रिस्टल की अंतरापरमाणुक दूरी का मापन करना चाहते हैं तो बहुत शुद्ध मापना होगा। क्रिस्टल की अंतरापरमाणुक दूरी के मापन में लंबाई की मापन क्या होना चाहिए? परिशुद्ध होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं क्रिस्टल की अंतरापरमाणुक दूरी ज्ञात करना तो हमें लंबाई को बहुत शुद्ध क्या करना पड़ेगा? मापना पड़ेगा। इसके लिए ब्रैग्स का नियम, ब्रैग का नियम, क्रिस्टल के लिए ब्रैग का नियम, हमें नियम का प्रयोग किया गया जिससे शुद्ध मापन किया जा सके। बात समझे? कोई एक उदाहरण बताना था जिसमें हमें लंबाई का शुद्ध मापन किया जाना चाहिए तो क्रिस्टल की अंतरापरमाणुक दूरी एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। इतनी छोटी सी दूरी मापने के लिए हमें बहुत शुद्ध परिकलन करना है और बहुत शुद्ध परिकलन के लिए नियम बनाया गया। वो धारणा मात्रात्मक धारणा रही ब्रैग का नियम। तो इसके लिए कौन सा नियम हुआ? ब्रैग का नियम। ठीक है, तो ब्रैग के नियम का प्रयोग कर शुद्ध। अब बात करें समय की। समय की जब हमने बात की तो समय के मापन के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी, किन किन के बीच? पृथ्वी, ईथर के बीच अपेक्षित गतियां हैं या नहीं है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें क्या करना होगा? समय का परिशुद्ध मापन करने के लिए यह जानना अभी अति आवश्यक होगा कि पृथ्वी और ईथर के बीच अपेक्षित गतियां हैं या नहीं हैं। अपेक्षित गतियां हैं या नहीं, यानी पृथ्वी और ईथर, अगर पृथ्वी गति कर रही है, हम उसका समय मापन शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें ईथर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ईथर की सापेक्ष क्या होगा, इन सब बातों को जानना होगा। इसके लिए माइकलसन मोर्ले का प्रयोग था।
इस माइकलसन मॉडल का यही उद्देश्य था कि समय का मापन अत्यंत सूक्ष्मता से किया जा सके, यानी पृथ्वी और ईथर की आपेक्षिक गतियां समय पर किस प्रकार निर्भर करती हैं इसको। ठीक है ना, तो बात समझ गए क्या कहा, लिख लेंगे आप इसको। समय के परिशुद्ध मापन के लिए यह आवश्यक है, क्या कहा, समय के परिशुद्ध मापन के लिए पृथ्वी व ईथर के बीच आपेक्षिक गति, ठीक है, आपेक्षिक गति है या नहीं, यह जानेंगे। इसको जानने के लिए कौन सा प्रयोग किया गया, माइकलसन मॉडल का प्रयोग किया गया। माइकलसन कौन से प्रयोग किया गया, माइकलसन मॉडल का। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का परिशुद्ध मापन करने के लिए हमें यह जानना होगा द्रव्यमान वेग पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो द्रव्यमान का परिशुद्ध मापन के लिए यह जानना होगा कि द्रव्यमान वेग पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसके लिए किसका है, आइंस्टीन का आपेक्षिकता, आइंस्टीन का कौन सा, आपेक्षिकता का सिद्धांत। उसमें क्या था, m बराबर m0/1 - v²/c² की पावर। इसकी सहायता से अगर हमें ये पता चल जाए द्रव्यमान वेग पर किस प्रकार निर्भर करता है तो हम द्रव्यमान को बहुत शुद्ध माप सकते हैं। और इसके अलावा द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी के द्वारा भी द्रव्यमान का शुद्ध परिमापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें कि लंबाई को शुद्ध मापना है तो ब्रैग्स का नियम हम ज़्यादातर प्रयोग कर सकते हैं, बहुत शुद्ध मापन आएगा। समय के लिए माइकलसन मॉडल का प्रयोग, और द्रव्यमान के लिए हम वेग पर निर्भरता देखेंगे, तब जाके द्रव्यमान की हमें सभी चीज़ें बिल्कुल शुद्ध मापन हो पाएगा। ठीक है, जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 2.22 22 नंबर पे है जो क्वेश्चन। जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यक है, उसी प्रकार अल्प विकसित विचारों तथा समान प्रेक्षणों के उपयोग करने वाली राशियों के स्थूल आकलन कर सकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मीन्स हम ये सोच सकें कि हम किस चीज को कैसे हल करना चाहते हैं, उन उपायों को सोचिए। वो हमें विकल्प सोचना है कि जिस प्रकार से परिशुद्धता जरूरी है, उसी प्रकार से हमें उसके उपयोग आना चाहिए, यानी उसके उपाय आने चाहिए कि किसी क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। उनके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जहां अनुमान लगाना कठिन हो वहां राशि की ऊपर सीमा पता करने का प्रयास कीजिए। जहां अनुमान नहीं लगाया सके वहां लगभग कैसे कितना होगा, क्या किया जा सकता कि हम उस आंसर के नजदीक पहुंच जाएं, वो हमें करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन है नंबर पहला, हल करते हैं इसी को। हल के आप उपाय बताने हैं। मानसून की अवधि में भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान। हमें भारत में जो वर्षा हुई है उनका क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, वर्षाधारी बारिश का द्रव्यमान। अब बारिश का द्रव्यमान ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत का पानी इकट्ठा करें एक तराजू पे हम क्या कर लें, तौल लें, ये संभव नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे उसका तरीका समझें। हम क्या करें, पूरे भारतवर्ष में मौसम विभाग से बारिश का क्या ले लेंगे, हम मापन ले लेंगे। कितनी मापन हुई, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मिलीमीटर। उस मापन से हम उस पानी का क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। फिर वर्षा का द्रव्यमान चाहिए हमें,
द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, पानी का घनत्व आएगा ये। हमने आयतन मौसम विभाग से माप का पता करके आयतन निकाल लिया और यहाँ हम पानी का घनत्व रख देंगे, गुणा कर देंगे वर्षा का द्रव्यमान पता। क्या उपाय किया, सिंपल सी बात की, पहले हमने मौसम विभाग से पानी बारिश कितनी हुई उसको पाया, उससे हमें बारिश का क्या पता चल गया, आयतन। घनत्व पानी का हम जानते हैं, इन दोनों का गुणा का और वर्षा का द्रव्यमान। इसमें हमने कोई भी तराजू प्रयोग नहीं की और बारिश के द्रव्यमान का हमने पता कर लिया। तो क्या उपाय है उनके बारे में सोचना, उन्हें अनुमान लगाना है, सॉल्व नहीं करना है। किसी हाथी का द्रव्यमान नापना है, लटकाने वाली तराजू पर नहीं माप सकते हाथी को, तो हमने काय पे किस चीज पे मापेंगे हाथी का द्रव्यमान, जिस पर हम ट्रक का द्रव्यमान नापते, धर्म कांटा बोलते हैं जिसे, तो हम किसी धर्म कांटे पर हाथी को खड़ा कर दें तो हम उसका द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। वो उपाय बताना है, वो आकलन करना है जिससे इन चीजों को ज्ञात किया जा सके। किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल ज्ञात करना है। पहला ए का आंसर हो गया, बी का आंसर क्या हो गया, धर्म कांटे द्वारा। सी का आंसर देखें, किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल, किसकी चाल ज्ञात करनी है, हमें वायु की चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वायु की चाल नहीं पता कर सकते, लेकिन आपको ध्यान हो v बराबर या नहीं मालूम तो अभी आगे P/D होता है, जहां गामा वायु के लिए एक नियतांक है, P माने दाब। तो हमें क्या करना है, जब भी तूफान होगा तो हमें दाब का पता करना है। दाब मापी यंत्र है, उससे हम दाब माप लेंगे, वायु का घनत्व रख देंगे, हमें चाल वायु की पता चल जाएगी। क्या कहा, तूफान में कितना दाब बना, उस दाब P को पता कर लेंगे। गामा फिक्स होता है, D फिक्स है, इन सब के मान रख के हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। हमें अपने सिर पर बालों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, एक एक गिनेंगे क्या, आंसर नहीं। हम एक छोटी सी जगह पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर बालों की संख्या को गिन लेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे से क्षेत्रफल में हम क्या कर लेंगे, पहले बालों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका कलन विधि द्वारा समाकलन कर दें, पूरे सिर के क्षेत्रफल की लिमिट लगा दें, हमें पूरे सिर पर बालों की संख्या क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। आपकी कक्षा के कमरे में वायु में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान हो पीछे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अणुओं की संख्या निकाली, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अणुओं की संख्या पता हो जाए, पूरा कमरे का आयतन पता कर लो, तो पूरे कमरे के आयतन का 1 सेंटीमीटर क्यूब में अणुओं की संख्या का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, कमरे में अणुओं की संख्या पता चल जाएगी। इस प्रकार से हम इन सब के उपाय जाने कि किस प्रकार क्या, बारिश का द्रव्यमान, पहले बारिश का आयतन पता करो, घनत्व का गुणा कर दो, हाथी को धर्म कांटे पे खड़ा कर दो, पता चला। तूफान की अवधि में पहले हम तूफान से कितना दाब बना, उस दाब को पता कर लें, गामा D के मान रख दें, हमें चाल पता चल। आपके सिर पर बालों की संख्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने बाल हैं, तो पूरे सिर का क्षेत्रफल निकाल लो, इतने क्षेत्रफल में कितने बाल होंगे हम गणना कर लेंगे गुणा करके। आपकी कक्षा में हम छोटी सी जगह पर अणुओं की संख्या निकालेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, और पूरे कमरे का आयतन पता कर लें तो हम उसका गुणा कर दें आयतन का, पूरे कमरे में वायु के अणुओं की संख्या पता चले। क्वेश्चन नंबर 2.23, सूर्य एक उच्च प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इस चीज़ को हम समझें। आयनीकृत पदार्थ है जिसके अंतर्गत आंतरिक क्रोट का ताप, यानी अंदर का, सूर्य के अंदर का ताप 10⁻7 केल्विन से अधिक है और बाह्य पृष्ठ का ताप 600 केल्विन है। इतने अधिक ताप पर कोई पदार्थ ठोस या तरल अवस्था में नहीं रह सकता। कोई पदार्थ ना तो ठोस हो सकता है ना ही द्रव हो सकता है। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व किस परिसर में है, मतलब ये बताना है कि सूर्य जिस पदार्थ का बना है वो ठोस है या द्रव, किस अवस्था का है ये बताना है। क्या यह ठोस, तरल या गैस के घनत्व के परिसर में है, यानी यह ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है, इसको स्पष्ट करना है। आपका अनुमान सही है, इसकी जांच आप निम्न आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। आंकड़े दिए हैं, सूर्य का द्रव्यमान कितना दिया, m बराबर 2.0 × 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है।
और सूल की त्रिज्या आर बराबर 7.0 इंटू 10⁸ मीटर। क्या क्या चीज़ें दी हमें? सूल का द्रव्यमान दिया, सूल की क्या दी? त्रिज्या। घनत्व निकालना है। क्या निकालना है अपन को? घनत्व। घनत्व निकालने के लिए क्या चाहिए? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। पहले क्या चाहिए? सूल का आयतन। सूल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सन। कैसे निकालेंगे सूल का आयतन? V बराबर 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई मीन्स 3.14, आर मीन्स 7.0 इंटू 10⁸ का होल क्यूब। ठीक है, क्या किया हमने? सूल का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 3, ये सब वैल्यू इसमें हमने क्या कर दी? रख दी। जब रख दी इसको गुणा भाग करें, यह गुणा भाग आएगा 1.44 इंटू 10⁻27 मीटर क्यूब। गुणा भाग कर लेंगे आप, ठीक है ना? इतना आ जाएगा इसका आयतन। अब क्या चाहिए हमें? सूल का घनत्व। सूल का घनत्व, घनत्व बराबर सूल का द्रव्यमान बटे सूल का आयतन। द्रव्यमान कितना है सूल का? 2.0 इंटू 10⁻30। आयतन कितना निकला? 1.44 इंटू 10⁻27। इसको हम क्या कर लें? सॉल्व कर लें। 1.4 इंटू 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आएगा। यह घनत्व द्रवों के भी होते हैं, यह घनत्व ठोसों के भी होते हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? यह घनत्व किसका भी हो सकता है? ठोस का भी हो सकता है, और द्रव यानी तरल का भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य सूल का जो पदार्थ है, सूल का जो पदार्थ वो ठोस व द्रव के घनत्व परिसर का है। अतः सूल का पदार्थ द्रव यानी तरल व ठोस, तरल व ठोस के घनत्व परिसर में है। यानी ना तो द्रव है ना तो ठोस है, इनके बीच की परिस्थिति, इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो द्रव और ठोस के घनत्व परिसर का है। अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 2.4। जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से इतने लाख किलोमीटर दूर होता है, इसके व्यास का कोणीय आमाप इतना आता है, तो व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे। बृहस्पति का पृथ्वी से इतने लाख, यानी बृहस्पति और पृथ्वी, ये है पृथ्वी अपनी, ये है बृहस्पति, ठीक है, बड़ा है बृहस्पति। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मीन्स इस तरह से बनेगी ये व्यास आएगा। व्यास को हम d क्या दे रहे हैं, ठीक है। और ये दूरी कहलाएगी कितनी? 8247 लाख किलोमीटर। जो कोणीय आमाप कहलाएगा थीटा। क्या दिया है आपको? बृहस्पति से पृथ्वी की दूरी कितनी दी, जिसे हम आर कह दे रहे हैं। आर बराबर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? आर बराबर 8247 लाख किलोमीटर, ठीक है। 1,8247 इंटू 10⁵ किलोमीटर। मीटर में भी कन्वर्ट कर दें इसे, 8247 इंटू 10⁸ मीटर में हो गया। अब देखें इसके व्यास का, व्यास ये है कोणीय आमाप माने कोण। कोण, कोण कितना दिया? 35.72 सेकंड। हम काय में रखेंगे? रेडियन में। तो पहले इसे किस में? डिग्री में बदलेंगे। 35.72 में कितने का भाग दे दो? 60 मिनट, और सेकंड
सेकंड को मिनट में बदला, मिनट को डिग्री में, तो ये डिग्री में आ गया। हमें चाहिए काय में, रेडियन में, तो इसे रेडियन में भी बदल देते हैं। 3600 होगा नीचे, जो हो गए 180 अंश पाई बटे 180, पाई बटे काय में आ गया, रेडियन में। हमें क्या निकालना है, व्यास, कोण बराबर चाप गुणे त्रिज्या, ठीक है ना। तो क्या निकालना है हमें, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सॉरी गलत बोले हम, क्या होता, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, थीटा, चाप है डी, त्रिज्या कितनी है आर, तो डी बराबर क्या, डी बराबर थीटा इंटू आर। थीटा वैल्यू निकाल ली हमने, 3600 पाई बटे आर का मान 8247 10 की पावर 8, पाई का मान कितना रखा जाएगा, 3.14, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 1.426 इंटू 10 टू पावर 8 आती है मीटर, ठीक है। किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, गुणा भाग आप करेंगे, ठीक है, किलोमीटर। तो यही क्या होगा, बृहस्पति का व्यास, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जिसके लिए हमने इतना, ठीक है। इस एक्सरसाइज को लगाएं अच्छी तरह, कोई पार्ट नहीं समझ में आए उसे बार बार देखें, उसका मतलब समझने का प्रयास करें और हल करें। इसके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से, और आराम से घर बैठ के तैयार कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही में आपको इतने टॉपिक दे देती है कि समझें, जानें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।